अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मायरा है। मेरा ताल्लुक विजडम हाउस गर्ल्स जूनियर स्कूल चदन से है। मैं चम्हारम जमात की तालिबा हूँ। आज हम रेडियो पाकिस्तान FM 97 में मौजूद है। आज हम लोग जानेंगे कि रेडियो पाकिस्तान में किस तरह से काम किया जाता है और नशरियात लोगों तक कैसे पहुँचाए जाते हैं। सहाफत और रेडियो का आपस में क्या ताल्लुक है और उस टेक्नोलॉजी के दौर में रेडियो को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजर जनाब अख्तर वजीर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक। आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज कब और किस प्रोग्राम से किया? अगर तो रेडियो की बात की जाए तो 2010 में मैंने स्टार्ट लिया रेडियो का और प्रोग्राम ख्वाबनगर था, शायरी का प्रोग्राम था मेरा फेवरेट। FM 97 की बुनियाद किसने रखी? 97 की बुनियाद जो इसके ऑनर हैं डॉक्टर हारून जावेद कुरैशी साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 2007 में, 23 मार्च 2007। FM 97 का विजन क्या है? खारिया में रेडियो स्टेशन जो बनाने का मकसद था वो ये था कि यहाँ पे हमारी आर्मी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको कुछ पैगामात देना चाह रहे थे, या ये कह लें कि बेसिकली आर्मी के लिए और बाकी जो कम्युनिटी है उसके लिए एक रेडियो चैनल था जिसमें हम उनको एजुकेट करते, इंटरटेन करते। आपने ये शोबा क्यों मुंतखब किया? एक्चुअली रेडियो मेरा पैशन था, और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है, पैशन मीन्स के मुझे ये शौक़ था करने का। जो भी काम आप दिल से करते हो वो आपका शौक़ होता है, और जब आप अपना शौक़ पूरा करते हो और वही शौक़ वही चीज़ आपका प्रोफेशन बन जाए, यानी कि उसी से आप पैसा कमाना शुरू हो जाओ, तो फिर आपको लाइफ का बड़ा मज़ा आना शुरू हो जाए। मुल्की तरक्की में रेडियो का क्या किरदार है? जब ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी, रेडियो स्टेशन जब बने थे, उस वक्त से लेके आज तक, आज तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, पॉडकास्टिंग का दौर है, इससे पहले तक बहुत ज़्यादा जॉब्स रेडियो की तरफ से गई, बहुत सी एजुकेशन रेडियो की तरफ से निकली, और आप लोगों ने टेलीविज़न या शोबिज़ में जहाँ पे भी आपने बहुत अच्छे स्टार्स देखे, वो रेडियो ने ही बेसिकली पैदा किए। चूँकि लोग लाइव बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, इसलिए स्क्रिप्टेड बहुत कम होता था। तो डेफिनेटली बिज़नेस हो, जॉब्स हों, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से गई, तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। माजी और हाल में रेडियो की मकबूलियत क्या है? माजी में अगर हम लोग रेडियो की मकबूलियत की बात करें तो चूँकि एक फ्रिक्वेंसी चैनल होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे सुने और लाइक किए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी की लोग चीज़ें चलवाते थे, म्यूज़िक ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ लोगों के सुनते थे, तो डेफिनेटली कम्युनिटी में इसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत मांद पड़ना शुरू हुई, सोशल मीडिया का दौर आया, लेकिन 97 FM की ये खूबसूरती है, ये क्वालिटी है कि जो टीम है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरी ग्रिप रखती है, इसलिए हमने अपना रेडियो उठा के भी सोशल मीडिया पे रख दिया, तो वो खाली सुना नहीं जाता, देखा भी जाता है। रेडियो को आज के दौर में किन मसाइल का सामना है? बच्चे, रेडियो चूँकि मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा मांग पड़ चुका है पूरी दुनिया में, तो सबसे पहले जो मसला है इसको वो फाइनेंशियल है, और इसका बजट है जिससे ये इदारे चलते हैं, तो सबसे पहले तो इसका बजट का इशू है। फिर उसकी लिसनरशिप भी थोड़ी सी कम हुई, इस तरह के मसाइल का इसको सामना है। लेकिन जो रेडियोज़ सोशल मीडिया पे आके अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं वो शायद इन मसलों से बाहर निकल चुके हैं। लाइव नशरियात के दौरान पेश आने वाला अजीब व गरीब वाक़या। बहुत ज़्यादा सारे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि किसी कॉलर से बात हुई तो वो सो गया कॉल करते करते, क्योंकि रात का प्रोग्राम मैं करता था, तो मुझे फिर लाइव कॉल में उसके खराटे सुनाई दिए। अचानक किसी ने कॉलर ने कॉल मिलाई है, तो पीछे उससे कम, उसकी आवाज़ कम आ रही है, पीछे मुर्गे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, या उसके घर में कोई पेट है, कोई डॉगी है, तो वो बोलना शुरू हो गया है। रेडियो की मकबूलियत के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? 97 FM के एंड पे अगर बात की जाए तो हम लोग इसको मंजर-ए-आम पे लाने के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, ग्राफिकली, फाइनेंशियली, अच्छे प्रोग्राम्स देकर, अच्छी इंटरटेनमेंट देकर, रोड शोज़ करके, अपनी टीम को बाहर ले जाके उनके लोगों के मसाइल इस तक पहुंचा के हकाम बाला तक, तो ये एक एफ़र्ट है। वो करने के बाद डेफिनेटली रेडियो की मकबूलियत में हम लोग किसी न किसी हद तक अपना हिस्सा डालते हैं। लाइव नशरियात के दौरान अगर नींद का गलबा हो तो आप क्या करते हैं? ऐसा वैसे होता कम ही है, या ना होने के बराबर होता है कि हम लोग लाइव बैठे हों और नींद आ जाए। जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो क्या मुझे अब नींद आ सकती है? लाइव नशरियात के दौरान नींद नहीं आती,
क्योंकि बंदे को पता होता है कि मैं इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। अगर आपको शदीद जुकाम हो जाए तो आप लाइव नशियात को कैसे संभालें? अब प्रेजेंटर का ताल्लुक चूँकि आवाज़ के साथ ज़्यादा है, तो अगर उसकी तबीयत ख़राब हो तो हम उसको ऑफ दे देते हैं। आप किस मशहूर शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाने के ख्वाहिशमंद हैं? अगर किसी मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता, वो लाइफ में मेरे बाबा होते, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। अगर वो मौजूद होते तो मैं उनका इंटरव्यू करता, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी भी है। आप बराह रास्त नशरियात की तैयारी कैसे करते हैं? जब हम लोग बराह रास्त प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो हम बुलेट्स बनाते हैं। बुलेट्स मीन्स के हम लोग उसके पॉइंट्स बना लेते हैं कि हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में बोलना क्या क्या है। फिर उसी मुनासबत से हम लोग म्यूज़िक की भी तैयारी करते हैं कि इस प्रोग्राम में पहले लिंक क्या होगा। हम एक प्रोग्राम के 8 लिंक लेते हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, हर 15 मिनट के बाद एक लिंक ख़त्म हो जाता है। जब हम 15 मिनट के बाद लिंक ख़त्म करते हैं तो हमारी बातें भी ख़त्म, कमर्शियल भी ख़त्म और गाना भी ख़त्म। फिर हम अगले लिंक की तरफ मूव करते हैं। इस तरह एक प्रोग्राम में 8 लिंक होते हैं, हम 8 बुलेट्स बना लेते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भी प्रेजेंटर हैं और नए हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो भी अपने प्रोग्राम के लिंक्स बनाया करें कि इस लिंक में हमने ये बात करनी है, इस बुलेट्स पे बात करनी है, इस लिंक में हम इस बुलेट्स पे बात करेंगे। फिर आपके पास बातें नहीं ख़त्म होंगी और नॉलेज बहुत अच्छा इकट्ठा कर चुके होंगे। इस तरह से तैयारी करते हैं। आप रेडियो पर चलाई जाने वाली मौसीकी का इंतखाब कैसे करते हैं? बेसिकली तो बेटा ये लाइब्रेरी होती है जो हमारे पास होती है, रजिस्टर्ड लाइब्रेरी हमें मिलती है जो अपडेटेड होती है। हर साल इसको अपडेट किया जाता है। कुछ हमारी इंटरनल प्रोडक्शन टीम भी इसको तैयार करती है। कुछ हमें ये लाइब्रेरी पेड फॉर्मेट में भी मिलती है। इसको हम लोग इंतखाब इस तरह से करते हैं जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त इंडियन गाने बैन हैं, वो हम लोग नहीं प्ले कर सकते। तो जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं वो इंतखाब इस तरह करते हैं, अगर मॉर्निंग का प्रोग्राम है थोड़े चिल गाने, अगर दोपहर का प्रोग्राम है थोड़े लाइट मूड, अगर सेकंड टाइम है तो थोड़े OST जो ड्रामाज में चलते हैं, शाम का टाइम है तो थोड़े फिर फ़नी बंकी खूबसूरत से गाने, और रात का टाइम है तो फिर थोड़े गज़ल टाइप के। ये धीमी मौसीकी, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से सेग्रीगेट करते हैं। मौसीकी का इंतखाब प्रोग्राम के हवाले से किया जाता है। आप नापसंदीदा कॉलर्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैं इसको नापसंदीदा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सारी हमारी फैमिली है। फैमिली में पता है बहन भाई दोस्त अहबाब अम्मी अब्बू सारे होते हैं। सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे समेत हमारे जितने भी प्रेजेंटर्स हैं ना, सबको लिसनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। बराह रास्त नशरियात के दौरान गलती से जद होने पर आप इस पर कैसे काबू पाते हैं? हाँ, ये सबसे मेन चीज़ होती है। जब बेटा हमारी ट्रेनिंग होती है ना, तो हमें ये बताया जाता है जब आपसे कुछ गलत हो जाए तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। तो बेसिकली गलती को बार बार दोहराने से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो हम कहते हैं अगर कुछ गलत हो जाए आपसे लाइव, तो आप उसको इग्नोर करके आगे मूव करें ताकि आपका कंटेंट लोगों तक प्रॉपर जाए। हाँ, एक्सक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। गलती डायरेक्ट हो किसी से या लाइव हो तो आप उस पर माजरत करके उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका बेहतर तरीका है। आपका मूड या मिजाज लाइव प्रोग्राम पर किस तरह असर अंदाज होता है? हाँ, मुझे गुस्सा है, फ़र्ज़ करें मैं जुनैद पे एंग्री हूँ कि इसने एक काम नहीं किया, ठीक है, होता मैं कम ही हूँ। तो अगर मैं हूँ तो मैंने लाइव जाना, मुझे मेरी मजबूरी है, मैंने खुश जाना था। उसकी रीज़न ये है कि लोगों को आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पता है आपको, किसी को हमारे दुख अच्छे नहीं लगते, हमारी खुशियाँ उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह हमारी मुस्कुराहटें बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। स्ट्रेस में है बंदा, आप स्माइल दें, आपकी स्माइल का उसकी ज़ात पे असर ज़रूर होगा, उसका स्ट्रेस कम आना शुरू होगा। फिर हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, इतना हंसते हैं, इतना हंसाते हैं लोगों को कि लोगों का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, उनकी परेशानियां कम होना शुरू हो जाती हैं, या कम से कम अपनी परेशानियों को भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम लोगों का जो भी मूड है हम उसको स्टूडियो के बाहर रखते हैं। उस मूड को स्टूडियो में जाके अंदर वो मूड होता है जो स्टूडियो को चाहिए होता है। एक अच्छे ब्रॉडकास्टर की क्या खूबियां हैं? एक अच्छे ब्रॉडकास्टर की खूबियाँ ये होती हैं कि वो जो बातें करता है ना, वो वैसा दिखना भी चाहिए, जो एक्चुअल उसके अंदर फीलिंग है वो होनी चाहिए। दूसरी उसकी खूबी ये होनी चाहिए कि वो एजुकेटेड भी हो, लोगों को भी एजुकेट करना जानता हो। तीसरी खूबी ये होनी चाहिए वो किसी से हसद और बुग़्ज़ ना रखे। अगर कोई उससे आगे है तो वो कोशिश करे कि अपनी मेहनत करके उसकी सफ़ में शामिल हो, बजाय ये कि बाहर निकले उस पर खड़ा होकर तनकीद शुरू कर दे। एक और अच्छे ब्रॉडकास्टर की पहचान ये है कि वो नफीस हो, साफ़ सुथरी सोचों का मालिक हो, कचरे गंदगी से पाक सोचों का मालिक हो। और एक और अच्छे ब्रॉडकास्टर की पहचान ये वो कि सबसे प्यार करने और मोहब्बतें बांटने वाला हो, नफ़रत और शर फैलाने वाला ना हो। रेडियो और सहाफ़त का आपस में क्या ताल्लुक है? इसका बेटा चोली और दामन का साथ है, क्योंकि रेडियो पर भी ख़बरें होती हैं और जहाँ पे ख़बरें होती हैं डेफिनेटली वो लोग जर्नलिस्ट होते हैं। फिर रेडियो की एक अपनी टीम होती है, इसका अपना एक डिपार्टमेंट होता है न्यूज़ का,
वो ख़बरें पहुंचाने वाले बाहर भी उसी तरह नुमाइंदे होते हैं जिस तरह बाकी टेलीविज़न के अखबारों के होते हैं। इसलिए रेडियो की भी नुमाइंदगी होती है प्रेस क्लब के अंदर। जैसे कि मैं खुद खारियां प्रेस क्लब का इस वक्त कोऑर्डिनेटर हूं, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियो स्टेशन। सामाईन किस तरह के प्रोग्राम सुनना पसंद करते हैं? डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के मालिक हैं। मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि यंगस्टर्स, वो चिल प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, एंटरटेनर होते हैं। थोड़े से अधेड़ उम्र, वो कहते हैं थोड़े पुरानी तर्ज की मौसीकी हो, अच्छी सी हो, सुकून वाली हो। बहुत बुजुर्ग जो सोचते हैं कि यार गज़ल टाइप की कोई चीज़ हो, मेहंदी हसन। हर बंदे के मुताबिक हमें प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। रेडियो पर किस किस्म के तहकीकाती प्रोग्राम चलते हैं? रेडियो पर हर तरह के तहकीकाती रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। रिसर्च बेस्ड ह्यूमन बीइंग रिसर्च है, ठीक है, इंसान के ऊपर रिसर्च हो रही है, वो प्रोग्राम हो गया। और आपके छोटे मोटे जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के ऊपर रिसर्च करने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ बंदा ना साइकोलॉजिस्ट है ना ही साइकेट्रिस्ट है, बट वो वैसा ही है जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट होते हैं। उनकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होती है। आप अपने आप को कैसे मुतहरिक रखते हैं? जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई हराएगा नहीं। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई लेट डाउन नहीं करेगा। मुतहरिक रखने के लिए मैं बेसिकली जल्दी उठता हूँ, मेरी हैबिट है, ठीक है। फिर मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि मुझे क्या क्या करना है, तो वो जिम्मेदारियाँ भी मुझे मुतहर्रिक रखती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आपको नहीं फील होगी ना, तब तक आप एक्टिव नहीं होंगे। FM 97 में प्रोग्राम्स के औकातकार क्या है? बेटा उसके प्रोग्राम के औकात कार मुख्तलिफ हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, ट्रांसमिशन तो 6 बजे स्टार्ट होती है मॉर्निंग में और रात 12 बजे बंद होती है। लेकिन हम लोगों का जो प्रोग्राम का स्केड्यूल है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8 to 12 PM। इसके अंदर हम 4 या 5 डेली प्रोग्राम करते हैं। रेडियो प्रोग्राम के टॉपिक्स कौन देता है? रेडियो प्रोग्राम के टॉपिक्स बेटा प्रोग्रामिंग इंचार्ज देता है। बाज़ औक़ात उसका प्रेजेंटर खुद भी टॉपिक देता है, यानी कि प्रेजेंटर के पास भी मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं ना। वो बाय ट्रैवल करता है, वो लोगों को देखता है, वो चीज़ें देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो अपने टॉपिक्स बनाता है, प्रोग्रामिंग इंचार्ज को सबमिट करवाता है। प्रोग्रामिंग इंचार्ज उनमें से देखता है कि कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी हज़फ करनी है, माइनस करनी है। वो फिर उसके मुताबिक उनको टॉपिक दे देते हैं। आपको जब हमारा जर्नलिज्म हमारे स्कूल में बुलाया था तो आप आएंगे? वाई नॉट, क्यों नहीं आऊँगा। आप सॉरी इतनी दूर से मेरे पास आ गए, मैं अकेला उधर नहीं जा सकता। मैं आ सकता हूँ आपके पास जब आप मुझे इन्वाइट करो। इसी आवाज़ से आपने मुझे इनविटेशन देनी है, मैं भागा चला आऊँगा। आई लव दिस।